जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी का एक बार फिर से प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर अकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की गणित में हम लोगों ने समझा कि चैप्टर 1 रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर संबंधित हम लोगों ने उसका एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया और 1.2 को कवर किया। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 2024 और 25 बैच के लिए है और 2024 और 25 बैच में एनसीईआरटी ने काफ़ी कुछ सिलेबस को क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। वैसे ही हम लोग इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल्स है। चलिए समझते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है और उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइजें हैं उनको भी सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चर की बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बात करते हैं। तो देखो भैया, जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल वो होते हैं, चर वे होते हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, जो स्थिर नहीं होते, कांस्टेंट नहीं होते, जो थोड़ा सा क्या होता है, चेंजिंग प्रकृति के होते हैं, जो बदलते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे एक्स, यक्स हम लोग देखते हैं, कभी यक्स का मान 1 होता है, कभी यक्स का मान 2 होता है, कभी यक्स का मान 3 होता है। यक्स हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन अगर वही हम 5 की बात करते हैं तो क्या 5 बदलेगा? नहीं बदलेगा। √3 बदलेगा? नहीं बदलने वाला है। तो जो मान अपने आप में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, हर कंडीशन के हिसाब से वो बदल जाते हैं, वो क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और जो हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदलते ही नहीं है, वो क्या होते हैं, अचर, नॉन वेरिएबल्स या कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो चर की बात करते हैं तो चर हमारे हिसाब से तो फिर A, B, C, D ऐसे मान जो कहाँ तक चलते हैं, X, Y और Z, ये हमारे क्या है, चर है। अगर अचर की बात करते हैं, नॉन वेरिएबल की बात करते हैं, अचर, नॉन वेरिएबल, या इसी को हम कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। मतलब ये फिक्स होता है। जैसे हम इसके अंदर का जो भी मान आने वाले हैं उस मान को हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब इसके अंतर्गत रूट वाले भी मान आएंगे, P/Q वाले भी आएंगे, मतलब प्रमेय भी आएगा, और 1, 2, 3 कुछ ऐसे भी आने वाले हैं, दशमलव में भी आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अचर वैल्यू होती है। मतलब सॉरी, कांस्टेंट जो होता है, अचर होता है, वो रियल नंबर का पार्ट होता है। रियल नंबर 1, 2, 3, 4 रूट वाले प्रमेय और जो पॉइंट वाले होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अचर में आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, उस बीजीय व्यंजक की बात कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक की बात कर लेते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग। अगर बीजीय व्यंजक हमसे पूछा जाएगा तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है जब हम लोग चर और अचर को, यानी वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, एक साथ। कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशंस, मतलब संक्रिया। कौन कौन से संक्रिया होती है, जैसे बेसिक में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, जब हम ये कह सकते हैं, जब चर और अचर को संक्रियाओं की मदद से एक साथ क्या किया जाता है, एक साथ लिखा जाता है। जब चर और अचर को संक्रियाओं की मदद से एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कोई हमसे पूछ ले एग्जाम्पल बताओ, तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो 3x + 4। देखो इसमें क्या आया, 3x भी आया, मतलब ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, संक्रिया, मतलब प्लस आया है। संक्रिया का मतलब ये होता है, संक्रिया को हम कह सकते हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये बेसिक संक्रियाएं। इसके अलावा भी कई सारे संक्रियाएं होते हैं, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा 5x, तो देखो 5x में क्या है, 5 कांस्टेंट वैल्यू हुआ और x क्या वेरिएबल हुआ, दोनों का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ, गुणा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, अचर कह देंगे। इसके साथ साथ 9x² + 3x, ये भी क्या अपने आप में बीजीय व्यंजक है। और क्या हो जाएगा, हम अगर बात कर लेते हैं जैसे √3x + 6 है, ये भी अपने आप में क्या बीजीय व्यंजक है। अगर इसके साथ साथ हम 1/2x + 4 की बात कर लें या x² लगा दें, ये भी अपने आप में क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाते हैं, तो जैसे मैंने कहा 5x/x + 5/x + 4, ये भी अपने आप में बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिर बहुपद क्या होता है। आपको समझ में आया होगा चर क्या है, अचर क्या है और बीजीय व्यंजक क्या है। चलिए फिर बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है। बहुपद की बात करते हैं, पॉलिनोमियल। अगर हम बहुपद की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात करते हैं,
तो भैया यहाँ पे जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक, जैसे अगर बीजीय व्यंजक की बात करते हैं इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं भैया, A0 प्लस A0x प्लस A1 या A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3 की पावर 3 प्लस डैश डैश AN x की पावर n। कुछ ऐसा लिखा जाता है बीजीय व्यंजक को, तो हम ये कह देते हैं जो ये बीजीय व्यंजक है को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं। लेकिन शर्त होती है, कहते तो हैं, जहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, डैश डैश AN क्या हो गया, तो ये है भैया रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है। और अगर हमसे पूछा जाए फिर ये जो x लिख रहे हो आप, x की पावर n तक जा रहा हो, तो ये जो x के रूप में लिख रहे हो ये क्या है, अपने आप में एक चर है। और जो n आपने लिखा ये क्या है, इसको हम कहते हैं ऋणेतर। क्या कहते हैं, ऋणेतर धन पूर्णांक। ऋणेतर धन पूर्णांक का मतलब हो जाएगा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव के साथ साथ ये जीरो हो सकता है, n का मान जीरो हो सकता है, लेकिन n का मान माइनस में नहीं हो सकता। कभी अगर आपको ऐसा दिखता है, ऐसी कंडीशन दिखती है बीजीय व्यंजक की, तो हम कह देंगे बीजीय व्यंजक को बहुपद कह देंगे। अर्थात ये पता चला कि बीजीय व्यंजक जो होता है वो बहुपद होता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, क्या बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, लेकिन क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं क्या, तो नहीं। जो इस फॉर्म में होंगे उन्हीं बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, अर्थात सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सभी बीजीय व्यंजक जो होते हैं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। याद रखेंगे, बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि क्या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, तो जी ये बात सही है कि सभी बहुपद जो होते हैं, सभी बहुपद ये बीजीय व्यंजक होते हैं, ये बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी। तो बीजीय व्यंजक समझ लिए, बहुपद समझ लिए। कुछ और कंडीशन है बहुपद को कैसे पहचानते हैं, जैसे हम लोग क्लास 9th में पहचानना सीखा था, वैसे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर सोचते हैं, बहुपद तो समझ लिए, बहुपद पहचानते कैसे हैं। तो बहुपद पहचानने का कुछ नियम है। बहुपद पहचानने का नियम, कुछ बेसिक रूल है, इनको समझ लेते हैं कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। क्लास 9th का टॉपिक था, हमारे क्लास 10th में इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बातों को समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो जब भी हम बीजीय व्यंजक को देखें या अपने बहुपद को देखें, ये भी कह सकते हैं बीजीय व्यंजक को देखें, तो बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर की घात जो होगी, चर की घात नेगेटिव नहीं होगी, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास बीजीय व्यंजक है, हम उसको बहुपद कहने जा रहे हैं, लेकिन उस बहुपद को कहने से पहले आपको यह बात याद रखनी है कि क्या उसकी घात ऋणात्मक है। अगर हाँ तो बहुपद नहीं है, और अगर ऋणात्मक नहीं है तो बहुपद है। मतलब दूसरी बात यह है, तो फिर बीजीय व्यंजक में भैया जो चर है, चर की घात जो है वो भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है। याद रखना, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं हो सकती है। मतलब अगर हम बीजीय व्यंजक देख लिए, बीजीय व्यंजक में चर आ गया और चर की घात देख रहे हैं, और चर की घात लग रहा है सर वो भिन्न में है, तो हम कह देंगे ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात यह है, तीसरी बात, बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर हर के रूप में, हर का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब बटे में जो होगा वो नहीं आना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मान लो हमसे कोई व्यक्ति कह दे 5/x प्लस
4x² प्लस 3। बताओ ये बहुपद है? तो जी नहीं, बहुपद ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो चर है, वेरिएबल जो है x है, वो कहाँ आया है? वो अपान में आया है, और अपान में आया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा और बात कर ले, जैसे मैंने कहा 3x⁻³ प्लस 4x है, ये अपने आप में बीजीय व्यंजक है तो, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसकी घात क्या आ गई? माइनस में आ गई। मैंने कहा x⁻1/2 प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात और है, भिन्न में ही एक बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं चर। और चर की अगर घात क्या होती है? चर की घात अगर 1/2 है तो हम कहते हैं इसका मतलब तो जो चर है वो किसमें है? चर करणी में है। करणी का मतलब होता है कि वो रूट वैल्यू है, इसमें रूट में है, और अगर रूट में है तब भी क्या है? बहुपद नहीं है। तो ये कुछ बहुपद ना होने की शर्तें हैं। इसके बाद अगर आपको नहीं दिखती हैं, ये चारों शर्तें नहीं दिखती हैं, तो हम सबको क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे। मतलब 5 दिखता है तब भी बहुपद है, 2x दिखता है तब भी बहुपद है, 2x⁻100 दिखता है तब भी बहुपद है, 10x⁻3 दिखता है तब भी बहुपद है। मतलब जितने भी चीज़ें दिखेंगे हम सबको बहुपद कह देंगे। लेकिन ये जो बातें हैं अगर दिखती है तो बहुपद नहीं होने वाला है। तो कुछ बहुपद पहचानने के बेसिक से नियम थे, इनको हम समझे। चलिए क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोगों ने बहुपद पहचानने का तरीका सीखा। एक बात और याद रखेंगे नोट करके, क्या बात है वो? नोट करके याद रखें, अगर मान लो कभी आपको ax ऐसा कुछ दिख जाए तो यहाँ a भी चर है और x भी चर है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं है। अगर कभी x के साथ a आता है तो इसका मतलब a क्या माना जाता है? कांस्टेंट वैल्यू, अचर माना जाता है, और x क्या माना जाता है? चर। मैंने कहा ax प्लस b है तो ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा, और ये भी क्या है? अचर है। जब कभी अगर कभी ऐसा दिखा जाए आपको, मतलब सीधी सी बात है कि अगर जो चर वैल्यू है वो अचर के स्थान पे आ रही है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा, चर नहीं कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने चर और अचर समझा, बीजीय व्यंजक समझा, बहुपद समझा, और बहुपद को पहचानने के कुछ नियम समझे। चलिए बात करते हैं कुछ और बातें। अगर हम बहुपद को, अगर कभी पूछा जाए बहुपद को व्यक्त कैसे करते हैं, तो बहुपद को अगर हम व्यक्त करने की बात करते हैं, बहुपद को व्यक्त करने की बात करते हैं तो बहुपद को हमेशा p पॉलिनोमियल होता है। अगर बहुपद x के फॉर्म में है तो px बराबर लिखते हैं, मतलब जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बहुपद को व्यक्त करने का तरीका। बहुपद को हमेशा px से, अगर बहुपद हमारा इधर वाला x के फॉर्म में है तो यहाँ px, अगर ये y के फॉर्म में होता, अगर ये y के फॉर्म में होता तो यहाँ py, अगर ये t के फॉर्म में होता, अगर ये t के फॉर्म में होता तो यहाँ pt। मतलब हमेशा बहुपद को ऐसे लिखा जाता है। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए बहुपद का मानक रूप क्या होगा, बहुपद का मानक रूप क्या होगा? मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात जब भी आती है तो बहुपद में हम लोग बहुपद को क्या लिखते हैं? बहुपद को चर, बहुपद को चर के घात के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। मतलब बहुपद को चर की घात, यानी जो बहुपद होगा उस बहुपद को चर की घात के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो क्या कहलाएगा? वो मानक रूप कहलाएगा। जैसे कोई हमसे पूछ ले कैसे भैया बताओ थोड़ा सा, तो जैसे हो जाएगा 5x⁻3 प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ x⁻3 आया, x⁻2 आया, x आया है। मतलब क्या लग रहा है? सर घातों को आपने घटते क्रम में लिखा। अगर घातों को घटते क्रम में लिखा तो ये मानक रूप होगा। आप भी सवाल को अगर कभी लगाओगे, जैसे हमने कह दिया 6x प्लस 5x² प्लस 8, अगर ऐसा लिखा है तो आप सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखोगे, और मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी घात को आगे लाओगे, फिर क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले 8 को लिख दें, फिर 6x लिख दें, और फिर 5x² को लिख दें। दो में से कोई भी लिख देंगे तो मानक रूप कहलाएगा।
बात समझ में आई। अगर हमसे पूछा जाए बहुपद का मूल रूप क्या होता है, तो बहुपद का जो मूल रूप होता है वो हर कंडीशन के लिए अलग अलग, जैसे एक पद के लिए अलग होगा, दो पद के लिए अलग होगा, तीन पद के लिए अलग होगा। अभी हम समझते हैं कि पद के हिसाब से क्या होगा। तो बहुपद का मानक रूप पढ़ लिया, बहुपद को व्यक्त किससे करते हैं ये पढ़ लिया। अगर हमसे पूछ लिया जाए बहुपद की घात बताइए, बहुपद की क्या बताइए, घात। तो बहुपद की अगर हमसे घात पूछता है तो कि घात पूछता है तो घात का मतलब होता है भैया यहाँ पे जो बहुपद लिखा होगा। जैसे मैंने कहा कोई बहुपद हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मैंने कहा 3x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 8x+9, अगर ऐसा लिखा है और हमसे पूछ ले बहुपद की घात बताइए, तो हम बहुपद में चर को देखते हैं और चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कह देंगे। तो सर ये चर है और चर की सबसे बड़ी घात है, इसका मतलब इसको क्रम से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 8x प्लस क्या हो जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं जो घात आने वाली है बहुपद की वो कितनी आने वाली है, 6 आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में जो चर होगा सबसे बड़ी घात को बहुपद की क्या कहते हैं, हम लोग घात पढ़ते हैं। तो ये घात की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुपद के शून्यक की बात कर लेते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। अगर हमसे कहता है कोई बहुपद है, मैंने कहा कोई बहुपद है px करके लिखा हुआ है, अगर px करके लिखा हुआ तो यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा 5x² प्लस 6x+3, और हमसे कहता है किसी बिंदु पर x के किसी बिंदु पर, अगर हम किसी बिंदु पर बात कर ले x बराबर मान लो 2 पर, हमसे कहना है चेक करना है, तो अगर हम x बराबर 2 पर P2 का मान निकालें, अगर वो 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये वाला जो है वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब अगर हमसे शून्यक पूछा जाए तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करते हैं। अगर हमसे कहते हैं जांच करके बताइए शून्यक है कि नहीं, तो जो भी वैल्यू दिया होगा या जो भी पॉइंट दिया उसको बहुपद में रख देंगे और रखने के बाद हल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अगर रिजल्ट 0 मिलता है तो शून्यक है, अन्यथा शून्यक है नहीं है। चलिए ये बातें हो गई, तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। बहुपद पढ़ लिए हैं, बहुपद के क्या हो गए हमारे पास। अब हम पढ़ने वाले हैं फिर बहुपद के प्रकार है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, अगर हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा ये समझते हैं। अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं भैया, इसको हम जब भी बांटने की बात करते हैं तो हमारे पास 2 आधार आते हैं। 2 आधार का मतलब एक तो हम इनकी घात के अकॉर्डिंग बात करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, और एक तो हम इसको पद के अकॉर्डिंग बांटते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग। एक तो इसे हम टर्म के अकॉर्डिंग बांटेंगे और एक तो इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग बांटेंगे घात को देखते हुए। अगर घात को देखते हुए बात करते हैं तो सबसे पहली बात कर लेते हैं जिसकी घात क्या होती है, घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर घात 1 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लीनियर, क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अगर हमसे कहा जाए कोई बहुपद, जैसे मैंने कहा 5x+6 लिखा हुआ है, अगर 5x+6 देखा जाए तो यहाँ पे चर आया और चर की घात कितनी है, 1। अगर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर यही बात हम कहते हैं 3x और हमने कहा यहाँ पे लिखा है 8, तब भी यहाँ क्या आया, 1 आया, इसका मतलब ये भी क्या है, मैंने कहा 5x अकेले है तब भी ये क्या है, लीनियर है। मतलब जहाँ भी x दिखाई दे पूरे इक्वेशन में जो अधिकतम घात होनी चाहिए, जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात को हम कहते हैं, अधिकतम घात अगर 1 है तो वो लीनियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास घात 2 वाला हो जाएगा। घात 2 वाले को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें x की घात कितनी होगी, 2 होगी, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद कह देंगे। क्या कह देंगे, द्विघात। और मैंने कहा जैसे ax² प्लस bx प्लस क्या लिखा है c, कुछ ऐसा लिखा है, तब ये भी क्या है, द्विघात। मतलब x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे।
अगर ऐसे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हमारे पास फिर तो आएगा 3 घात वाला। अगर 3 घात वाला बहुपद आया तो इसको हम लोग क्यूबिक के नाम से जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब भैया वही बात हुई कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब यही हुआ कि अगर हम यक्स को देखा जाए तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3। उसकी घात अगर 3 है तो हम कह देंगे वो त्रिघात बहुपद है, अन्यथा वो त्रिघात बहुपद नहीं है। इसका जो बेसिक फॉर्म हो जाएगा, बेसिक स्टैंडर्ड जो हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं 3 घात वाले का, तो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d। इसको बेसिक स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये जो बेसिक स्टैंडर्ड है ये 2 घात वाले का, अगर 1 घात वाले के लिए मुझसे पूछता है तो ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ऐसे अगर हमसे 4 घात वाले का कह दो तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जिसकी घातें 4 होती हैं, चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे घातों के हिसाब से बांटते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चतुर्थ घात, अगर 4 घात वाला है तो चतुर्थ घात, 5 वाला है तो पंचम घात हो जाएगा, षष्ठी घात हो जाएगा, मतलब 6 घात, 7 घात, 8 घात, ऐसे घातों के हिसाब से बोलना स्टार्ट कर देंगे उसे हम लोग। चलिए फिर बात समझते हैं। ये तो घात के हिसाब से बांटा गया, अगर इसको हम टर्म के हिसाब से बांटे तो क्या होगा। अगर पद के हिसाब से देखा जाए, पद के आधार पर बात करते हैं तो पद के आधार पे पहला है जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो। अगर एक पद है तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पद है तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी या एक पदीय बहुपद, जिसको हम मोनोमियल के नाम से जानते हैं। मोनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो। देखो ये एक पद है अपने आप में, मैंने कहा 5x ये भी अपने आप में एक पद है। मैंने कहा 10x⁻10 ये भी अपने आप में एक पद है। मैंने कहा 100x⁻6 अपने आप में क्या एक पद है। जब कभी ऐसा दिखाई दे 6x² ये भी अपने आप में क्या एक पद है। तो ऐसा बहुपद जिसका क्या हो, एक ही पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं। एक पद, फिर 2 आता है द्विपद, या जिसमें 2 पद हो। अगर 2 पद है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद की बात करते हैं। द्विपदीय बहुपद होता क्या है भैया, इसमें सिर्फ क्या हो, 2 पद हो, मतलब बाइनोमियल पॉलिनोमियल द्विपदीय क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ax प्लस b, देखो इसमें 2 पद आया हुआ है। जैसे मैंने कहा 5x² प्लस 10 2 पद आया हुआ है। मैंने कहा 10x² प्लस 6x 2 पद आया हुआ है। जब कभी आपको पद 2 दिख जाए तो 2 पद, 3 दिख जाए तो 3 पद, 4 दिख जाए तो 4 पद वाला, 5 दिख जाए तो 5 पद वाला, ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा, पदों के हिसाब से एक पद मोनोमियल, बाइनोमियल हो जाएगा, इसके बाद ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ऐसे पदों के हिसाब से हम अपने पॉलिनोमियल को बांट लेंगे। इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ग्राफ के अकॉर्डिंग बताइए शून्यक क्या होता है। शून्यक होता कुछ नहीं, जब सवाल को सॉल्व करते हैं भैया तो सॉल्व करने के बाद जो यक्स का वैल्यू होता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, शून्यक कह देते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया उसको हम सॉल्व करें और यक्स का वैल्यू निकालें, मतलब यही हुआ कि मैंने कहा 3x प्लस 7, मैंने कहा यहाँ पे हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है कि यक्स के स्थान पे रखा जाए तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाए, 0। ऐसा जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, जिस पर क्या हो जाए, हमारे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या, शून्य कहते हैं, जीरोज। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरोज की बात करते हैं। अगर जीरोज की बात आती है, शून्यक की बात आती है, तो एक बात याद रखेंगे, शून्यक जिसको हम लोग कहते हैं जीरोज। शून्यक होता कुछ नहीं है, वो क्या होता है, एक प्रकार से बहुपद में जो चर है उस चर का क्या होता है, चर का मान होता है। चर का मान, जो मान होता है वो चर का मान क्या करता है, उस बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो हम कह देते हैं कि इसका मतलब जो चर है वो चर को अगर हम बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो मान है वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इसका मतलब एक बात याद रखेंगे, अगर हमसे कभी शून्यक की बात करें, शून्यक पूछा जाए, तो अगर एक घात वाला पॉलिनोमियल है, एक घात वाला क्या है, बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, तो शून्यक कितना होगा, तो शून्यक सिर्फ 1 होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय। अगर एक घात वाला है तो शून्यक 1 होगा। अगर 2 घात वाला है बहुपद तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अगर 3 घात का बहुपद है,
3 घात का बहुपद है तो कितने शून्यक आएंगे? 3। मतलब जितनी जिसकी घात होती है उतना उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। इसी बेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जो हमसे एक्सरसाइज में पूछा गया है, एक तो होता है पूछा गया है ज्यामितीय निरूपण पूछा गया है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है कि अगर कोई बहुपद हमारे पास दिया गया है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अच्छा, उसका ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ को हम देखते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही उसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। मतलब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कोई हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ हमें लग रहा है ऐसा कुछ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ कट रहा है, तो एक्स के रेफरेंस में देखा जाए तो उसका एक ही आंसर होने वाला है। अगर वाई के रेफरेंस में देखा जाए तो उसका भी आंसर कितना होगा? एक ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद का क्या ज्यामितीय निरूपण, और बहुपद के ज्यामितीय निरूपण की बात करते हैं। तो कभी कभी हमसे ग्राफ दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा? शून्यक पूछ लिया जाएगा कि कितने शून्यक होंगे। इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 होगा उसको समझते हैं वो है क्या। हमारे पास जो एक्सरसाइज दिया गया है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 जो दिया गया है वो क्या है उसको समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कहा गया है कोई बहुपद है हमारे पास px के लिए, y बराबर एक px नीचे ग्राफ दिया है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ नीचे दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में px का क्या बताइए? शून्यक। अगर px का पूछा है तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काटा है। अगर px के लिए पूछा है तो x को देखेंगे, और y के लिए पूछा होता पी वाई के लिए तो y एक्सिस पे जाते हैं। जैसे मैं पहले ग्राफ को ले लेता हूं, जो हमारा पास पहला ग्राफ है कुछ ऐसा बना हुआ है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास क्या y एक्सिस, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x डैश। यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, इधर ऐसे खींच दिया गया है, ये रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है। हमसे ये कहा गया है कि बताइए प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्य क्या होगा। तो x के लिए ढूंढ रहे हैं, और x के लिए ढूंढते वक्त ये जो ग्राफ खींचा गया है ये ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा है। अगर नहीं काटता तो हम कह देंगे इसका मतलब जो शून्यक होगा वो नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पे शून्यक क्या होगा? x का कोई शून्यक नहीं होगा, x का कोई शून्यक नहीं होगा, मतलब px का कोई शून्यक ना होने का मतलब px में 0 आ जाएगा। शून्यक की जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। लेकिन अगर हमसे कुछ ऐसा कहते, इसका जो दूसरा ग्राफ बनाया गया है वो y एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? x एक्सिस है, x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया, कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ बनाया गया है, और हमसे कहा गया है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के लिए हमें क्या बताना? शून्यक। प्रत्येक स्थिति में px के लिए तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को किस बिंदु पे काटा है। सर अगर देखा जाए ध्यान से तो px के लिए x एक्सिस को क्या कर रहा है? x अक्ष को ग्राफ एक बिंदु पर क्या कर रहा है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हम कह देंगे फिर तो अगर शून्यक की हमसे संख्या पूछी जाए या शून्यक पूछा जाए तो कितने होंगे? एक ही शून्यक आएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें कई सारे ग्राफ दिए हुए हैं, आप इनको काउंट कर लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात कर लेते हैं। 5वें में एक ग्राफ बना हुआ कुछ ऐसा है, और इसमें बनाया गया है कुछ है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा। अगर ऐसा बना हुआ है फिर आगे जाकर फिर ऐसे प्रतिच्छेद किया है। हमसे x एक्सिस के लिए पूछा जाए तो x को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो px के लिए शून्यक होगा वो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, थोड़ा बताओगे आप लोग भी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे थोड़ा बोलते रहोगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। ऐसे कुछ और भी सवालें दी गई हैं। ये सवाल नंबर पहला था, समाप्त हो गया। सवाल नंबर 2 भी पूछा गया है, ऐसे ही शून्य पूछा गया है। जैसे मैं अगर बात कर लूँ, ये इस बार ग्राफ कुछ ऐसा बनाया गया है, ऐसा
अगर ऐसा बनाया गया तो x एक्सिस के लिए पूछता है तो क्या होगा, y एक्सिस के लिए पूछता है तो क्या होगा। y के लिए पूछेगा तो 1 2 और 3, y के लिए 3 हो जाएगा, लेकिन x के लिए पूछा जाए तो x के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे इसमें कई सारे क्वेश्चनों का ग्राफ बनाया गया है। एक बार आप ध्यान से देखोगे 2.1 एक्सरसाइज फिर इसी के साथ आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर नहीं आता है तो ये भी बता दीजिएगा सर एक्सरसाइज 2.1 अभी समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो ज़रूर कमेंट यस करके लिख दीजिएगा कि हाँ समझ में आया है, और नहीं आया है तो भी बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या करिए, इसे शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं 2.2 अगले लेक्चर में।